सर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक्स के जो रेट्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ हुए हैं रैपिडली। लॉन्ग टर्म कोविड सिंड्रोम के ज़रूर डेटाज आए हैं कि कोविड होने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट में इफ़ेक्ट आया है, बहुत सारे लोगों को किडनी में इफ़ेक्ट आया है। और इसमें जो 2 वैक्सीन इंडिया में स्पेशली की गई थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें कोविशील्ड को बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि वो जिनको लगी थी उनके ही ज़्यादा हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ रही है। बीमारी हो नहीं रही है, अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। भारत में मैंने देखा है अब लोग डरते हैं कि अरे यार मैं टेस्ट कराऊंगा, निकल गया तो क्या होगा, तो कुछ निकल गया तो क्या होगा। और एक और थिंकिंग भी है कि कुछ नहीं निकलेगा तो कितने बार टेस्ट कराएं, कितने बार टेस्ट कराएं। तो वो कुछ निकल गया कि डर में टेस्ट ही नहीं करते और फिर जब निकलता है तो बहुत स्थिति बुरी हो चुकी होती है। डॉक्टर के पास जाने से बहुत बड़ा मिथ है कि आजकल तुरंत टेस्ट लिखते हैं। एक्चुअली पहले इतना नहीं लिखा जाता था, तो ये क्या चेंज हुआ है? और कई लोगों का मतलब ये होता है कि हर बात पे टेस्ट क्यों लिख देते हैं डॉक्टर। तो रूरल एरिया में या पुरानी सोच की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर टेस्ट ज़बरदस्ती लिख रहा है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम नहीं बचा पाते हैं उनको, या फिर हमारे हॉस्पिटल में ही वो केसेस एंड होते हैं, तो उस समय पे आप लोगों का क्या थिंकिंग प्रोसेस होता है? आप लोग इमोशनली कनेक्ट होकर उस चीज़ को देखते हैं, या फिर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि अब उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी डॉक्टर या कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी की जान जाए और उसको फ़र्क नहीं पड़े। ऑल द डॉक्टर्स आर एट लास्ट ह्यूमन बींग्स, और सबके माँ बाप हैं, सबके रिश्तेदार हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल डॉक्टर्स आर इमोशनली कनेक्टेड टू द पेशेंट। जिम का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो जिम कितना नेसेसरी है, एंड जिम करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं क्या साइंस के हिसाब से? ये एक इंडिया में ना, आपको बताता हूँ, और बहुत बड़ा मिथ कंसेप्ट है। शायद जो जिमर्स हैं वो मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। हम लोग वेट लॉस करने जाते हैं ना, हाँ। तो हमको जिम में बोला जाता है कि भागो, कार्डियो करो, तभी वेट लॉस होगा। पहले 20 मिनट भागो, उसके बाद देखेंगे। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। वेट लॉस जब ही होगा जब आप करोगे। और आप देखना, इंडिया में जितनी फीमेल्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, सब बहुत काम करती हैं घर में, और सब तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का TSS के एक और नए एपिसोड में। और आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं वो सिर्फ अंबिकापुर में एक बहुत अच्छा हेल्थ केयर की फील्ड में ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अलग लेवल पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स हेल्थ केयर। और आज हमारे साथ में नन अदर देन डॉक्टर हर्षप्रीत टुटेजा सर। सो सर, आपका वेलकम है सबसे पहले TSS पे, जो कि हमारा शो है। थैंक यू। सर, पॉडकास्ट में आपका इससे पहले कोई एक्सपीरियंस हुआ है कभी? हाँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। ओके जी। बट पॉडकास्ट और इंटरव्यू में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, पॉडकास्ट आई गेस इट्स फर्स्ट टाइम। हाँ। या टुवर्ड्स तो हेल्थ इन्फ्लुएंस स्पेशली इट्स फर्स्ट टाइम। तो मज़ा आने वाला मतलब। जी। सर, सबसे पहले एक हेल्थ केयर में जब आपने एंट्री ली, तो ये आज का तो विजन नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं एक बचपन से भी आपके दिमाग में होगा, या क्या रिलेशन था? सबसे पहले आपका बचपन कैसा था और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी क्या थी? जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, बचपन से कोई बहुत एम नहीं था हेल्थ केयर में जाने का, पर फैमिली बैकग्राउंड हेल्थ केयर से रिलेटेड ही था। एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे 12th क्लास में। जब मैं 12th क्लास में रहता था तब एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से मुझे 2 से 3 महीने हॉस्पिटल में फेस करना पड़ा। एंड दैट टर्न्ड माई लाइफ इनटू एन एम्बिशियस रोल कि अब करना है तो सिर्फ इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। बिकॉज आई सॉ मैनी पीपल लाइफ गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंसेस की फैमिली के रिलेटिव्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पैसे बहुत लग रहे हैं, 2-2 3-3 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ रहते हैं जिसमें लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि कहाँ ट्रीटमेंट कराना है, कैसे ट्रीटमेंट कराना है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद और आप बीती होने के बाद मैंने ये एम किया था और मैंने एक निश्चय किया था कि मैं इसी फील्ड में अब आगे बढ़ना चाहूँगा। तो सर, जो फर्स्ट आपका जो इंसिडेंस था जो आप बता रहे हैं, वो आपका पर्सनल था या फैमिली में किसी और मेंबर का? मेरा पर्सनल भी था और फैमिली से रिलेटेड भी था। दोनों इश्यूज थे जो उसी ईयर पे हुए थे, विच चेंज्ड माय एम्बिशन फॉर गेटिंग इनटू हेल्थ केयर फील्ड। ओके। तो उसके बाद सर, जैसे ही आपके मन में ये डिसीजन बन गया कि मुझे हेल्थ केयर फील्ड में ही करना है, तो क्या स्टेप्स थे आपके, और कहाँ से आपने स्टडी की? वो जो पूरी जर्नी है इंडिया या इंडिया के बाहर भी, जो इटली आप गए, वो पूरा जो एक मैप है। नहीं, इट्स अ प्रोसेस। सी, हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ नॉट अ ईजी जॉब टू बी डन। तो आप 12th मेरा बायो था लकीली, क्योंकि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था हमेशा से, तो मैंने 12th बायो से किया था। उसके बाद MBBS किया।
गांधी मेडिकल कॉलेज वर्धा से। उसके बाद मुझे मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन में किया। जब मैं मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी। उस स्कॉलरशिप के थ्रू मुझे 1 साल इंडिया के बाहर यूरोप में रहने का मौका मिला। हम वहाँ गए थे, वहाँ के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं मेडिकल फील्ड के बारे में, रिसर्च के बारे में। और फिर मैंने यूरोप के अलग अलग देशों में 1 साल अपना बिताया और समझा चीज़ों को, हेल्थ केयर के बारे में और डीपली। उससे मेरा और इंटरेस्ट बनता गया। वंस यू कम इनटू प्रैक्टिकल लाइफ, जब आप लोगों की मदद कर पाते हो तो आपका इंटरेस्ट इसमें और भी ज़्यादा जाग जाता है। और मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं लोगों के बेसिक चीज़ों को क्लियर कर सकता था। अगर हम सर्जरी डिपार्टमेंट में जाते हैं या किसी भी ऑफ्थैल्म डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप एक हायर स्टेज में सर्जरी करके पेशेंट को रिवाइव कर सकते हो, पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बेस से ही करना पड़ेगा। और ये मेरा रीज़न था कि मैं मेडिसिन के फील्ड में जाना चाहता था। और मेडिसिन के बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी एंडोक्राइनोलॉजी में की। एंडोक्राइनोलॉजी में डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारी इंडियन फीमेल्स को हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, PCOS की प्रॉब्लम्स होती है। ये सब ऐसी बेसिक प्रॉब्लम थी जिन्हें कवर करने से हम फ्यूचर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ इंक्लाइन हुआ और इसलिए फिर मैंने एंडोक्राइनोलॉजी की। तो सर इस पूरी जर्नी में सब चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले जो आपने बोला जो वहाँ पे आप एडवांस चीज़ सीखने गए थे, जो हम स्पेशली कई सारे यूथ का भी होता है कि दूसरे कंट्री में कुछ एडवांस मिल रहे हैं, तो क्या एक्चुअली में इंडिया से वहाँ में बहुत कुछ चेंजेस हैं हेल्थ केयर के सेगमेंट में, और आपको क्या चेंजेस फील हुए वहाँ और यहाँ की चीज़ों में? यू नो, टू बी वेरी फ्रैंक, हम इंडियंस को लगता है कि फॉरेन ज़्यादा अच्छा है, पर माई पर्सनल थिंग इज़ कि हेल्थ केयर में इंडिया इज़ स्टिल वेरी अहेड ऑफ द अदर कंट्रीज़। हम अभी भी बहुत आगे हैं। बेसिकली हम कवर करें तो बहुत सारे जो एकेडमिक्स का पार्ट है, एजुकेशन पार्ट है, वो इंडिया में मच बेटर है। इंडिया में पेशेंट्स को एक्सेस करना, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। तो मैं 1 साल वहाँ रहा, पर मुझे ये लगा कि पर्सनली इंडिया इज़ फार अहेड देन देम। ऑब्वियसली नॉलेज साइड बोथ दी वेस्टर्न पार्ट एंड द इंडियन पार्ट आर सेम, पर इंडियन पार्ट में इट्स ईजी एक्सेसिबल। हम डॉक्टर्स को ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को ईजिली कर सकते हैं। गाइडलाइंस हमारी इंडियन की बिल्कुल अलग है वेस्टर्न से। वेस्टर्न गाइडलाइंस बिल्कुल अलग है बिकॉज वहाँ का हैबिटेट और इंडिया के हैबिटेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो मैंने वहाँ जाके सीखी। रिसर्च के फील्ड में खासकर वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा आगे है इंडिया से। तो मैं जब वहाँ था यूरोप में, वहीं से मुझे रिसर्च का जो बोलते हैं ना कीड़ा, वो आया कि बिकॉज आप मेडिसिन से ट्रीट तो कर सकते हो, पर मेडिसिन की रिसर्च कौन करेगा? तो वी आर पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, आगे टेक्नोलॉजी को लाना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के साथ रिसर्च पे भी फोकस करता हूँ ताकि हम नई टेक्नोलॉजीज़, नई मेडिसिन को भी ला सकें। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं और एक रिसर्चर्स होते हैं, जनरली उनको अलग अलग देखा जाता है कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स का काम है पेशेंट्स को देखना, उनको सिर्फ जो भी है प्रिस्क्राइब कर देना मेडिसिन या उनका इलाज करना, और एक साइंटिस्ट का ही वर्ड दे दिया जाता है या रिसर्चर का वर्ड होता है जो मेडिसिन में अलग, फार्मे पूरी एक अलग सेगमेंट है। तो आप वो दोनों को साथ में लेकर कैसे चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट बिल्कुल अलग होते हैं। डॉक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ रिसर्च टीम। जो भी मेडिकल फील्ड में रिसर्च होगा उसमें डॉक्टर्स तो हमेशा पार्ट रहेंगे। और जो भी रिसर्चेस हो रही हैं उनके जो ट्रायल्स हैं वो तो डॉक्टर्स को ही करना पड़ता है। तो ट्रायल्स में तो पार्ट डॉक्टर्स का ही है बिकॉज वी आर ट्रीटिंग लाइफ पेशेंट्स। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं उन सब के रिसर्च ह्यूमन्स पे होना है। जब वो ह्यूमन्स पे ट्रायल होते हैं, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, तो वो डॉक्टर्स को ही करना पड़ता है। तो वी आर बेसिकली इनटू ट्रायल्स। हम ट्रायल्स पे उनका पार्ट देते हैं। हम ड्रग बना नहीं रहे हैं, पर वो ड्रग कितनी इफेक्टिव है लोगों के लिए वो हमारा ही काम है देखना। ओके सर, एक स्टेप बैक जाना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे यूथ अभी रेगुलर ट्राई कर रहे होते हैं मेडिकल फील्ड में एंटर करने की। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है कॉलेज में एंट्री का, उसी के लिए लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं। कई लोगों को उसके बाद भी नहीं हो पाता है, तो उसको क्रैक करना कितना मुश्किल है। और वैसे स्टूडेंट्स आपके पास भी आते होंगे कि सर इसमें कैसे किया जाए, तो आपकी क्या गाइडेंस होती है उनको? इट्स अ शेयर डेडिकेशन। आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कितनी हार्ड वर्क करना चाहते हैं। इंडिया में स्टिल इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक मेडिकल एग्जाम्स। इट्स नॉट अ ईजी जॉब। पर अगर आप टारगेटेड स्टडी करेंगे, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हार्ड वर्क इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप बस मेहनत कर रहे हैं, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं और उसका कुछ आपको रिजल्ट नहीं है। तो सारे यूथ्स को भी यही है कि आप अपने सीनियर्स से, अपने कॉलीग्स से, अपने टीचर्स से हमेशा ये नॉलेज लीजिए
और उन चीज़ों पे ही फोकस कीजिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, बोलना बहुत आसान होता है पर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम 8 आवर्स। इट्स अ हार्ड स्टडी। मेडिकल लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है, डेडिकेशन चाहिए। 12-13 साल एटलीस्ट आपको पढ़ने में लगेगा, उसके बाद आप किसी डिग्री को, अच्छी डिग्री को हासिल कर सकते हैं। पर वही है, अगर यूथ में इंटरेस्ट है और एम है तो लाइफ बिकम्स ईजी। सर मेडिकल फील्ड में स्पिरिचुअलिटी का कितना रोल है? मतलब कहाँ से आप बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस पे? बहुत ज़्यादा। सी, साइंस इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत गलत कंसेप्ट है कि साइंस बिल्कुल अलग है और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है। सब इंटरलिंक्ड एक दूसरे से। मैं खुद एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। Until and unless your mind is healed, your mind is soulful, मेडिसिन्स भी काम नहीं करेंगी। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, योगा है जो आधी बीमारियों को तो बिना मेडिसिन्स के भी ठीक कर सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी होल्ड्स अ हाईएस्ट पोजीशन। उसके बाद आता है एक्सरसाइज, उसके बाद आते हैं बेसिक चीज़ें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, उसके बाद ही मेडिसिन्स का रोल है। तो जितनी भी डिसीजेज आज इंडिया में है उसका वन ऑफ द रीज़न इज़ आवर लाइफस्टाइल। अब हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों को सब इजी एक्सेसिबल है वन स्टेप में। इसी के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो स्पिरिचुअल एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल होना चाहिए। योगा प्रैक्टिस होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, तब आप जाके अपने डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर ये 2 बुक्स हैं इनके बारे में अगर आपने सुना हो, एक द सीक्रेट करके बुक है एंड एक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है और उनमें काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन बुक्स में कि जिसमें बिलीफ सिस्टम से ही सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया जाता है। कई बार डॉक्टर्स के मना करने के बाद पेशेंट को अगर खुद में बिलीफ है तो वो ट्रीट हो जाते हैं। बहुत ऐसे एग्जांपल्स उसमें रियलिस्टिक दिए होते हैं। तो क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है और क्या आप लोग भी कई बार ऐसा करते हैं कि सिर्फ बिलीफ से भी किसी पेशेंट को ट्रीट किया जाए? बिल्कुल 100% इनका रोल है। द सीक्रेट बुक भी बहुत अच्छी है, सेकंड बुक भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेडिसिन के साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट का बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं या जितने भी हाईली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नेगेटिव माइंड से मेडिसिन भी लेंगे तो वो आपके बॉडी में काम नहीं करेगी और अगर आप पॉजिटिव माइंड रखते हैं तो वही मेडिसिन का इन्फ्लुएंस जो है वो आप में बढ़ जाएगा। बहुत सारे रिसर्चर्स भी ये बोल चुके हैं म्यूज़िक थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज़। मेरे यहाँ आईसीयू में म्यूज़िक थेरेपी मैं देता हूँ पेशेंट्स को। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो सेमी कॉन्शियस रहते हैं या अनकॉन्शियस रहते हैं, म्यूज़िक थेरेपी हैज़ अ वेरी गुड होल्ड। सूदिंग म्यूज़िक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पूजा पाठ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मेडिसिन के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। कैंसर पेशेंट्स में ऑनगोइंग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है जो आपको लाइफ में खुश और ज़िंदा रखेगा। साथ में मेडिसिन का रोल ज़रूर रहता है। सर मैंने आपका हॉस्पिटल में पहले भी देखा है, पहले जब क्लिनिक था, अभी हॉस्पिटल पे अपन शिफ्ट हुए हैं, तो तब से ही मतलब एक माहौल जो होता है वो मुन्ना भाई MBBS जो मूवी देखते थे, वहाँ सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट नहीं होना बल्कि मतलब जो इमोशंस कनेक्ट करके ट्रीट किया जाता है। कोविड के समय भी आपने बहुत हेल्थ केयर में वर्क किया है एंड स्पेशली कोविड के समय आप जिस पोजीशन में मेडिसिन और फ्रंट जो फोर्स बोलते हैं कोविड की आर्मी में, तब आप जैसे डॉक्टर्स ही शील्ड बने थे हमारे। तो तब के बारे में एक्सपीरियंसेस में जानना चाहूँगा। कोविड में जब पेशेंट्स आते थे बहुत घबराए हुए, स्पेशली फर्स्ट वेव के समय, उसके बाद तो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, लेकिन सेकंड वेव में डेथ्स ज़्यादा बढ़ गई थी तो उसका एक अलग इम्पैक्ट था। फिर सिलेंडर्स कम हो गए थे, तो पूरी सिचुएशन थोड़ा सा आप अपने कोविड एक ऐसा दौर था जो हाईली स्ट्रेसफुल था, सबके लिए था, मेडिकल फील्ड वालों के लिए भी था, नॉन मेडिकल फील्ड्स के लिए भी था। Hopefully we have beaten that and India is one of the best countries to beat COVID. So we are lucky enough, we have vaccines, good vaccines. तो कोविड के दौरान चीज़ें ऐसी थी। अब कोविड में भी देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से कोलैप्स कर गए। कोविड एक वायरस था, उस वायरस में जिन लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ कम थी, वो सब सर्वाइव कर गए। यंग पेशेंट्स, बहुत सारे यंग लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे वो कोविड को नहीं झेल पाए। तो इसलिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत साइकोलॉजिकल पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कोविड के समय बहुत सारी कठिनाइयाँ लोगों ने फेस की, पर आज हम उससे निकल चुके हैं। उस दौर को मैं तो चाहूँगा याद ना करें तो ही अच्छा है, पर हर दौर जो आपको दुख देता है वो कुछ सिखा के भी जाता है। तो कोविड ने लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया, आज लोग ज़्यादा जागरूक हैं हेल्थ के प्रति। कोविड से लोगों ने सीखा कि ज़िंदगी में
पल भर में कुछ भी हो सकता है। तो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, फैमिली को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है। पर आज हम उस दौर से आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा समय कभी ना आए और किसी के लिए भी ना आए। पर कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंग लोग कोलैप्स कर गए। उस कोलैप्स का कारण उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था, उनका फियर था। कुछ ना होने के बावजूद उन्हें लगता था कि मैं शायद ही बचूंगा, मेरा पड़ोसी नहीं बचा, उसकी एज ये थी, मेरी एज ये है। इसीलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का हेल्थ में। तो सर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक्स के जो रेट्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ हुए हैं रैपिडली। और इसमें जो 2 वैक्सीन इंडिया में स्पेशली की गई थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें कोविशील्ड को बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि वो जिनको लगी थी उनके ही ज़्यादा हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ रही है। क्योंकि आप एक रिसर्चर हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, देयर इज़ नो डेटा फॉर दिस। लॉन्ग टर्म कोविड सिंड्रोम के जरूर डेटाज आए हैं कि कोविड होने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट में इफेक्ट आया है, बहुत सारे लोगों को किडनी में इफेक्ट आया है। पर ऐसा कोई भी डायरेक्ट डेटा हमारे पास नहीं है कि हम उसको कोविड से लिंक कर सकें। मुझे भी कोविशील्ड ही लगी थी। किसी वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि वैक्सीन लगे की वजह से हार्ट की बीमारी हो रही है। बीमारी हो नहीं रही है। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अब इंडिया एक ऐसे स्टेज में है जहाँ डायग्नोसिस ईजी है। और आज पहले के डेट में लोगों के पास डायग्नोसिस नहीं था, लोग बीमारी को पकड़ ही नहीं पाते थे। आज के डेट में वी हैव इनफ मोडालिटी टू फाइंड द डायग्नोसिस। तो उसको कोविड से लिंक करना सही नहीं रहेगा। हमारे पास कोई डेटा नहीं है अभी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कोविड के किसी को पता नहीं है। पर वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वैक्सीन ने बहुत लोगों की जान बचाई। बहुत ह्यूज स्प्रेड वैक्सीन का था। इंडिया ने बाहर देशों में भी बहुत सारे वैक्सीन सप्लाई किए। तो वैक्सीन का डायरेक्टली हेल्थ से कोई भी लेना देना नहीं है। इंडिया में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ नॉर्मली भी देखे जाते हैं और कई चीज़ों में तो जैसे डायबिटीज़ कैपिटल बोला जाता है इंडिया को। और इनके लिए जो बेसिक चीज़ आपने सबसे स्टार्ट में हमने स्पिरिचुअलिटी एंड योगा की बात की, और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए जो एक हर इंसान को मतलब एक अपन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवा पाएँ कि दिन की क्या एक रूटीन होनी चाहिए जिससे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ। देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में तो इंडिया इज़ लीडिंग इन द वर्ल्ड। हम तो अब चाइना को भी बीट कर चुके हैं। डायबिटीज़ इंडिया का वर्ल्ड कैपिटल है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल। खाना सब फास्ट फूड आ चुका है। वेस्टर्न कल्चर इंडिया में बहुत जल्दी से अडेप्ट हो रहा है। तो इससे बचने का तो 3 ही बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स योर ईटिंग हैबिट्स। You should eat on time, you should eat slowly, you should eat in regular intervals, स्मॉल मीडियम्स लीजिए, हाई फाइबर डाइट होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। हम जितने भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वी ईट हाई कैलोरी डाइट सुबह। और इंडियन सेटअप में खासकर आपको सुबह भी पराठे मिलेंगे, दोपहर को भी चावल मिलेगा, रात को भी रोटी मिलेगी। तो वी ईट लॉट ऑफ कार्ब्स एंड दिस इज़ द रीज़न वी आर गोइंग इनटू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो वी हैव टू टेक अ गुड प्रोटीन इनटेक। एटलीस्ट इट शुड बी 1 ग्राम पर केजी। आप जितने किलो के हैं उतना ग्राम प्रोटीन जरूर लें। फाइबर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए और कैलोरी कम होनी चाहिए। खाना खाएं, चबा के खाएं। जितना धीरे खाना खाएंगे उतना आपका जो है पाचन शक्ति अच्छा रहेगा, उतना वजन बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। तो लाइफस्टाइल को चेंज करना, बिजी लाइफस्टाइल होने के बावजूद इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस ऑल्सो। वी डॉक्टर्स ऑल्सो से वेरी इजली बट इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। पर अगर हम हाफ एन आवर 40 मिनट्स भी 24 घंटे में अपने बॉडी को दे सके तो इट्स मोर देन इनफ टू हील अस। इसीलिए लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चराइजेशन, अभी आप देखो पहले हम जिस एरिया पे बैठे हैं आसपास बहुत रूरल एरिया है। पहले डायबिटीज़ आप किसानों में नहीं देखते थे। आज के डेट में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स आप विलेजेस में भी बहुत कॉमनली देख रहे हैं। इसीलिए हमको ये सोचना ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़ इज़ योर लाइफस्टाइल। सेकेंड, आपको नॉलेज होना कि क्या चीज़ का टेस्ट कराना चाहिए, किस एज में कराना चाहिए। बिकॉज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब सिम्टम लेस बीमारियाँ हैं। कभी कभी इनमें स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स नहीं आते और इवन वी आर एजुकेटेड, उसके बाद भी हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो मेरा सब लोगों को आपके पॉडकास्ट के मीडियम के थ्रू भी एक चीज़ अगर लोग समझ पाएँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको अपनी जांच जरूर कराना चाहिए। जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन तो थायराइड है और जो भी 30 ईयर्स से ऊपर के हैं, एटलीस्ट रूटीन चेकअप साल भर में एक बार जरूर कराएं। 40 के ऊपर तो मस्ट है कराना आपको, ताकि आप उस डिसीज़ को पहले ही पकड़ सकें। अगर मुझे अर्ली डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ या प्री हाइपरटेंशन ही पता चल जाए, भारत में मैंने देखा है लोग डरते हैं कि अरे यार मैं टेस्ट कराऊंगा, निकल गया तो क्या होगा, तो कुछ निकल गया तो क्या होगा। और एक और थिंकिंग भी है कि कुछ नहीं निकलेगा तो कितने बार टेस्ट कराएं, कितने बार टेस्ट कराएं। तो वो कुछ निकल गया कि डर में टेस्ट ही नहीं करते हैं और फिर जब निकलता है तो बहुत
स्थिति बुरी हो चुकी होती है। यंग हार्ट अटैक्स इंडिया में बहुत कॉमन है। आप आए दिन मीडिया में सुन रहे हैं कि कुछ नहीं था, हार्ट अटैक आ गया। हमारे आसपास भी हम देखते हैं कि कुछ नहीं था, अच्छा खासा था, बात करते समय कोलैप्स कर गया, जिम जाते समय कोलैप्स कर गया। तो इसका रीज़न यही है बिकॉज हम प्रिवेंशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। दैट्स वाई माई मेन एजेंडा इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग रूरल पीपल। लोगों को ये जानकारी होना कि आप 10 रुपये का टेस्ट करके 10,000 की बीमारी बचा सकते हो। हम देखते हैं इतने लोगों को जो हमारे हॉस्पिटल्स में भी आते हैं, एंड स्टेज डिसीज लेके आते हैं, जब चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती है। फिर वो बेचारे बोलते हैं कि सर कितना भी पैसा ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर बचा लीजिए। जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, अगर हम सही डॉक्टर से सही टाइम पे सलाह लें और इनिशियली ही अपने ट्रीटमेंट को कर लें तो हमें ये नौबत ही नहीं आएगी। तो दिस इज़ द मेन पार्ट, खासकर जिस बेल्ट में हम बैठे हैं, सरगुजा बेल्ट में। इवन अंबिकापुर शहर में भी, आप रूरल एरिया तो छोड़ दो, लोग एजुकेशन होने के बाद भी इस डर से चेकअप नहीं कराते कि कुछ निकल जाएगा तो क्या होगा। तो वो मेंटेलिटी तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है हमें। ये जो दूसरा तरीका है इसको देखने का कि जो टेस्ट से लोग डरते इस वजह से भी हैं कि कब तक कितना टेस्ट कराएं, और नहीं निकलता है 2 बार तो तीसरी बार नहीं ही कराते हैं फिर कि कब तक कराते रहें। दूसरा एंगल ये है कि डॉक्टर को, अगर आजकल तो लोग कंसल्टेशन से भी डरते हैं कि अगर आधी बीमारी है तो या तो मेडिसिन से जाके दवाई ले आओ या फिर बिना दवाई खाए जितना भी टाइम लगे ठीक हो जाए, जिससे कि टेस्ट ना लिख दें। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से बहुत बड़ा मिथ है कि आजकल तुरंत टेस्ट लिखते हैं। एक्चुअली पहले इतना नहीं लिखा जाता था। तो ये क्या चेंज हुआ है, और कई लोगों का मतलब ये होता है कि हर बात पे टेस्ट क्यों लिख देते हैं डॉक्टर्स? देखिए, इसमें ना बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहले डायग्नोस्टिक चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी इंडिया में। डॉक्टर्स क्लिनिकली पेशेंट को देखते थे, अपने जजमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट करते थे। जितना ट्रीटमेंट करते थे वो सही ट्रीटमेंट थे। आज के डेट में बिकॉज वी आर एडवांस, वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजीज टू कैप्चर द थिंग्स। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि नहीं आपको ये सिम्टम है, तो उस सिम्टम को वो जस्टिफाई कैसे करेगा? अगर आज आप मेरे पास आओगे कि सर मेरे को ये तकलीफ है और मैं आपको टेस्ट ही नहीं कराऊंगा, तो मैं उस बीमारी को कभी पकड़ नहीं पाऊंगा कि मेरे को मेडिसिन देना क्या है और क्यों देना है। तो रूरल एरिया में या पुरानी सोच की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर टेस्ट ज़बरदस्ती लिख रहा है। पर आज की डेट में मैं नहीं सोचता किसी के पास इतना टाइम है कि वो ज़बरदस्ती किसी का टेस्ट लिखे। हमको बीमारियों को पकड़ना है। बहुत सारी चीज़ें हम एडवांस स्टेज होने से पहले ही पकड़ ले रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सिर्फ कमजोरी लग रही है और कोई तकलीफ नहीं है, पर जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम रहता है, 6 ग्राम रहता है, थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि सर 3-4 साल से गला सूख रहा था, पर मेरे को लगा वो नॉर्मल होगा, आज मेरा गला ज़्यादा सूख रहा है तो मैं आपके पास आया हूँ। और जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो उनका शुगर 500-600 रहता है और उनको ये बिलीफ ही नहीं होता है कि हमको है। उनको ये लगता है कि डॉक्टर गलत है। फिर वो जाते हैं दूसरे जगह से कंफर्म करते हैं। जब उनको सही में भरोसा होता है तब वो डॉक्टर्स के पास वापस जाते हैं। तो इस मिथ को तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए लोग बोलते हैं आज भी कि खर्चा बहुत है। स्टिल इफ़ यू थिंक प्रैक्टिकल, हम 1000 रुपये का ना खाना ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं। लाइफस्टाइल आप देखो इतनी बदल गई है कि हम 500 रुपये का, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा ईजिली खा लेते हैं, पर हम 50 रुपये का शुगर का टेस्ट नहीं कराते हैं कि हमारा पैसा लग रहा है। तो वो मेंटेलिटी तो इंडिया में चेंज करना पड़ेगा। दिस मेंटेलिटी इन वेस्टर्न इज़ वेरी डिफिकल्ट। वहाँ सब इंश्योरेंस टाइप्स रहते हैं, इंश्योरेंस के अंदर कवर रहते हैं, रूटीन टेस्टिंग होती है, इसलिए बीमारियों का पता चलता है। तो पैसे बहुत नहीं लगते हैं। हमारी सोच गलत हो चुकी है। आप 400 रुपये 500 रुपये में गवर्नमेंट कितने सारे लैब्स हैं, फ्री में टेस्टिंग हो रही है, बसेस चल रही हैं फ्री में। अब गवर्नमेंट में जाके, जिनको पैसे की दिक्कत है वो गवर्नमेंट में जाके टेस्ट करा सकते हैं और ईजिली अपने डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर, जो डायबिटीज़, थायराइड और ये चीज़ें जो भी बढ़ी हुई हैं, इनका सबसे मेन कारण आपको क्या लगता है? स्ट्रेस ज़्यादा बड़ा इशू है या फिर हेल्थ केयर या लाइफस्टाइल ज़्यादा बड़ा इशू? इनमें से क्या देखने को मिलता है? तो इट्स अ सम ऑफ ऑल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफ, बीइंग सैड, बीइंग लोनली, ये सब चीज़ें बहुत सारे टर्म्स जो हैं, सैड, लोनली, डिप्रेशन, ये एक्चुअली में भी बढ़ गए हैं। लोगों के बीच में इनकी बातें भी बढ़ गई हैं, और किसी से भी पूछो तो आज के ज़माने में 1% लोग होंगे बस जो बोलते होंगे हाँ मैं खुश हूँ, नहीं तो सबका यही है कि कुछ ना कुछ क्या, उनकी खुशी है ही नहीं, मतलब हर चीज़ में दुखी हैं। सी इट्स अ लाइफ, इट्स अ प्रोसेस। कहीं गम है तो कहीं खुशी है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लाइफ में कोई 100% खुश नहीं हो सकता, लाइफ किसी को 100% दुख नहीं दे सकती। तो मेंटालिटी तो चेंज करनी पड़ेगी। काम सबके पास है, काम की कमी किसी के पास नहीं है। जिसे हार्ड वर्क करना है उसके पास स्ट्रेस भी बहुत है, पर एनीवेयर यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट्स द सेम इन द हेल्थ प्रोसेस। स्ट्रेस रहेगा, काम भी रहेगा,
पर उसी समय आपको टाइम भी निकालना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ट्रैवलिंग करना चाहिए। ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा आपको एक्सपीरियंस भी देता है, ट्रैवलिंग से नॉलेज भी बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम सिर्फ स्ट्रेसफुल लाइफ में रहेंगे तो ये सब बीमारी तो होनी ही होनी है। लोगों को लगता है कि मेरे फादर को शुगर नहीं था तो मेरे को कैसे हो गया, मेरी मदर को शुगर नहीं था, ये तो खानदान पे चलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी से तो शुरुआत होगी, वो शुरुआत आप कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए। तो आपको अगर उससे बचना है तो यू हैव टू मेंटेन बैलेंस। इट्स वेरी इजी टू से, डॉक्टर्स की भी लाइफस्टाइल हम लोगों को सलाह जरूर देते हैं, पर वी आर ऑल्सो स्टक इन द सेम लाइफ प्रोसेस। पर कहीं ना कहीं आपको समय निकालना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे चीज़ों को। सर, आप लोग के पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम नहीं बचा पाते हैं उनको, या फिर हमारे हॉस्पिटल में ही वो केसेस एंड होते हैं, तो उस समय पे आप लोगों का क्या थिंकिंग प्रोसेस होता है? आप लोग इमोशनली कनेक्ट होकर उस चीज़ को देखते हैं, या फिर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि अब उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी डॉक्टर या कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी की जान जाए और उसको फ़र्क नहीं पड़े। ऑल द डॉक्टर्स आर एट लास्ट ह्यूमन बींग्स, और सबके माँ बाप हैं, सबके रिश्तेदार हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल डॉक्टर्स आर इमोशनली कनेक्टेड टू द पेशेंट। अगर डॉक्टर्स इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहेंगे पेशेंट से तो कभी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंट का दर्द तो आपको सहना पड़ेगा अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना है तो। बट या दिस इज़ ऑल्सो द फैक्ट कि वी हैव टू बी हार्ड समटाइम्स, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल समटाइम्स। और घर वालों को बताना हमारी जिम्मेदारी है, हम उनसे छुपा नहीं सकते, हम उनको झूठ नहीं बोल सकते। तो हमें पेशेंट की सही जानकारी भी घर वालों को देना पड़ता है, और वो मैटर ऑफ फैक्ट है कि आपको वहाँ पे हार्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इनटू दिस फील्ड। हम रोज़ देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो और जिसके ऊपर बीत रही है उससे ज़्यादा तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। तो इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और कोई भी डॉक्टर इमोशनली कनेक्ट हुए बिना ट्रीटमेंट कभी नहीं करेगा। जब तक वो सामने वाले का दर्द महसूस नहीं करेगा, जब तक वो ट्रीटमेंट कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। इमोशनली कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सप्लेन द पेशेंट। आपको उन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या सच्चाई है। इस सच्चाई को बताने से 3 फ़ायदा होता है। जिसकी जान जा रही है, जिसे हम नहीं रोक सकते, वो समझ में आता है, पर हम उस रिलेटिव को आगे आने वाली फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम उसे सच्चाई बताते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए। कम से कम वो अपनी आने वाली पीढ़ी में, आगे आने वाले रिलेशंस में अगल बगल के लोगों को वो बता सकता है कि मुझसे ये गलती हुई, मैंने टाइम पे ये नहीं किया, आप ज़रूर करिएगा। तो सेम टाइम पे आपको उसको सच बताना भी ज़रूरी है। पर बिकॉज वी आर इनटू दिस फील्ड, लोगों को ये लगता है कि इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर ऐसा कभी नहीं होता है। फ़र्क हर इंसान को पड़ता है। हम भी घर जाके सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या चूक रह गई पेशेंट्स को, हमें और क्या समझाना चाहिए बेटर। तो मैं अपने हॉस्पिटल में लोगों को ना एजुकेशन में बहुत टाइम देता हूँ, और कुछ लोग उससे नाराज़ भी होते हैं कि सर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि कुछ लोगों को हड़बड़ी रहती है। पर मेरा प्राइम इम्पॉर्टेंस है पेशेंट को एजुकेट करना। अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल ही ज़िद्दी और नहीं माने, फिर मैं छोड़ देता हूँ। पर पेशेंट को ये बताना कि आपको क्या बीमारी है। मैं प्रॉपर हिंदी में डाइट चार्ट रखी है पेशेंट्स को समझाने के लिए, प्रॉपर वीडियो शूट करा के रखा है, ताकि पेशेंट्स उस बीमारी को महसूस कर सके कि उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट की फैक्टर विच स्टिल इंडिया इज़ लैकिंग। सर, SRS हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। ये हॉस्पिटल को स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है? हॉस्पिटल की नींव तो मैंने 2022 में रखी थी। ओके। 2020 में मैं इंडिया वापस आया था कोविड के दौरान। उस समय तक मैं साउथ वेल्स में रहता था, पर कोविड के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि सब छोड़ छाड़ के अंबिकापुर आ गया। जब अंबिकापुर आया कोविड के दौरान, तो मैं आपको सच बताऊं, मेरा मन अंबिकापुर में सेटल होने का कभी नहीं था। मैं हमेशा से बड़ी सिटीज़ में ही रहना चाहता था। पर जब यहाँ आके मैंने देखा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, और कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है, तो नहीं पता मेरे मन में बैठ गया कि अब रहना तो अंबिकापुर में ही है। तो बिज़नेस इज़ अ सेकेंड पार्ट, वो होता रहता है। पर मैंने उस चीज़ को सोच के, उस चीज़ को महसूस करके अपनी वाइफ को भी समझाया कि टू बी वाइफ को भी समझाया कि आई थिंक कि अंबिकापुर इज़ दी ओनली बेस्ट प्लेस। पेरेंट्स को भी समझाया कि मुझे शायद यहीं रहना ठीक रहेगा। और फिर मैंने एक छोटे से क्लिनिक की शुरुआत की। 2 साल मैंने उस क्लिनिक में डेडिकेशन से काम किया, और उसके बाद एक अपना मल्टी स्पेशलिटी सेटअप 2022 में शुरू किया, जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उस सेटअप के अंदर हम बहुत सारे रिसर्च वर्क्स भी करते हैं। आम आदमी को शायद रिसर्च के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है, और उन्हें समझाना भी उचित नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज़ को। पर बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारे ट्रायल्स में इन्वॉल्व रहता हूँ, एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रहता हूँ,
नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में एज अ फैकल्टी इनवाइटेड रहता हूँ, ताकि मैं जाके वहाँ अपना नॉलेज दे सकूँ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज अपने सीनियर्स से गेन कर सकूँ, जो हमारे लोगों को बेनिफिट पहुँचा सके। क्योंकि मेडिसिन फील्ड में अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, नए नए ट्रायल्स आ रहे हैं, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, बहुत सारे उनके बेनिफिट्स हैं, तो जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, आप नॉलेज एक्सचेंज नहीं करेंगे एक दूसरे से, आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, एकेडमिक रिसर्चेज, कि आपको जाना पड़ेगा टाइम निकाल के। आप जब जाएंगे तभी आप नई चीज़ें सीख पाएंगे, जब आप नई चीज़ें सीख पाएंगे तभी तो आप अपने पेशेंट को बता पाएंगे। तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। अंबिकापुर में आपको 4 से 5 साल जब से आप यहाँ पे वापस आए हैं, तो अब जो कि 4-5 साल हो चुके हैं, तो अब क्या लगता है, अब मन करता है फिर से कि मतलब शहर में होता तो ज़्यादा बेटर होता, या यहाँ है तो सफिशिएंट है? थी इट्स अ बैक ऑफ द माइंड ना, दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है। पर अब कभी नहीं छोड़ेंगे अंबिकापुर, अब रहना यहीं पे है, अब यहाँ पे रहना है, यहाँ के लोगों के लिए काम करना है, लोगों को जागरूक करना है। मेरा मेन मोटो यही है कि मैं लोगों को एटलीस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, डायबिटीज़, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे फीमेल्स आती हैं, यंग फीमेल्स मेरे पास, कि सर पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, फेस में एक्सेसिव बाल आ रहे हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स फीमेल्स में इंडिया में बहुत कॉमन है। उसका कारण वही है, अभी बढ़ा भी बहुत है, इनके बारे में नॉलेज भी लेकिन बढ़ रही है साथ में। तो अगर ये टॉपिक खुल गया तो इसके बारे में थोड़ा और आप बता सकें, जो एजुकेट हम कर सकते हैं। यंग फीमेल्स को तो एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इरेगुलर पीरियड्स बहुत कॉमन है रूरल एरिया में। सिकलिंग के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं सरगुजा में, लोगों को पता ही नहीं रहता है सिकलिंग के बारे में। अगर कोई फीमेल सिकलिंग है और उसे पता ही नहीं है, और वो किसी ऐसे हस्बैंड से, मतलब लड़के से शादी कर ले जो भी सिकलिंग है, तो बच्चों को सिकलिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स लेती है लोगों को एजुकेट करने के लिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यंग फीमेल्स में PCOD की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, थायराइड की प्रॉब्लम इंडिया में और खासकर सरगुजा बेल्ट में बहुत कॉमन है। इसका रीज़न यही है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड। उससे बचने के लिए हमारे पास यही है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, प्रॉपर मेडिसिन लें। PCOS, माइग्रेन, इवन फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में माइग्रेन बहुत कॉमन है, कि सर सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, हम इतनी दवाई खाते हैं। क्योंकि आप सिर्फ दवाई खा रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल ही नहीं चेंज कर पा रहे हो। और आपकी भी गलती नहीं है, आपको लाइफस्टाइल समझाने वाला ही कोई नहीं है। आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, वो आपको लाइफस्टाइल के बारे में बता नहीं सकते हैं, वही बता सकता है जो एजुकेटेड हो। इसलिए यंग फीमेल्स के लिए मैं स्कूल्स में बहुत सारे कैंप्स करता हूँ, बहुत सारे एजुकेशनल लेक्चर्स देता हूँ स्कूल्स में। यही रीज़न है मेरा कि यंग फीमेल्स, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, इसको हम प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि आप सोचो, अगर हम शुगर को अर्ली स्टेज में ही शुगर होने पेशेंट को बचा ले, या उसे शुगर है और हम दवाइयों से शुगर कंट्रोल कर सकें, तो हम 10 साल बाद होने वाली उसकी हार्ट, किडनी, स्ट्रोक, सबकी बीमारी को बचा सकते हैं। तो आज से ही हम, अभी मैंने एक रिसर्च किया है, अभी मैंने अंबिकापुर के 6 स्कूल्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन यंग पेशेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ कि 25 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में से कितने लोगों को फ्यूचर में हार्ट अटैक की बीमारी होनी है। अच्छा। उसको हम पहले से ही आकलन कर रहे हैं। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ओबेसिटी एक पैरामीटर है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस एक पैरामीटर है, ब्लड प्रेशर एक पैरामीटर है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकोज भी हैं और जो स्कूल लाइफ में भी है, कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, 100 पेशेंट्स में से कितने ऐसे पेशेंट्स रहेंगे जिनको फ्यूचर में जाके होना ही होना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 53% लोगों को ये पता है आज ही 20-21 साल की बात एज में ही, कि हमको 40 साल में सब होना है। अच्छा। पर उसके बाद भी ध्यान नहीं दे पाते, बिकॉज ऑफ पढ़ाई का भी बच्चों को बहुत स्ट्रेस है आज के डेट में। हमारे इंडियन स्कूल्स के करिकुलम भी इतने ही हार्ड हैं, फिर हर इंसान को अपनी फ्यूचर की भी बहुत टेंशन रहती है। और इन सब के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। सर, दवाई के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो आप किस स्टेज पे जाके, जिस स्टेज पे पेशेंट्स आ जाते हैं, कई बार कुछ पेशेंट्स बहुत अर्ली होते हैं, थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हुआ तो डॉक्टर के पास, तो आप क्या मानते हैं कि उस स्टेज में आना भी चाहिए, या कुछ समय तक थोड़ा क्योर करना चाहिए, या बेसिक जो सर्दी जुकाम है या बेसिक बीमारियां हैं, और आप किसी स्टेज में जाके दवाई लेते हैं खुद, और क्या आप खुद दवाई लेने से डरते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सी बताऊं आपको, अगर वायरल फ्लू है, जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो आप 2-3 दिन होम रेमेडीज़ लेके बिल्कुल देख सकते हैं। इंडिया में और हमारे बेल्ट में भी होम रेमेडीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं। पर मेरा एक ही सजेशन है, अगर 3 दिन से भी ऊपर हो जाए और आपका फीवर नहीं जा रहा
है, आपकी खांसी नहीं जा रही है, आपको अपने जो भी पास में डॉक्टर उससे संपर्क जरूर करना चाहिए। लूज मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंबिकापुर में मैंने देखा है 3-3, 4-4 दिन पेशेंट्स को पतला दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वो सिर्फ घरेलू उपाय कर रहे हैं, और जब तक वो हमारे पास आते हैं जब तक उनकी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है, उनका सोडियम कम होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, दवाई हमेशा नहीं लेनी चाहिए। इनिशियली अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है तो बिल्कुल होम रेमेडीज़ लेना चाहिए, पहले दिन से ही दवाई नहीं खाना चाहिए। पर मेरा ये बोलना है मैक्सिमम 3 डेज़, अगर आप 3 डेज़ में देख रहे हो कि आपके सिम्टम्स में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। ये पहला। सेकेंड आ जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको तकलीफ नहीं होती। पेशेंट आते हैं रूटीन चेकअप कराने के लिए, उसका चेकअप कर रहे हो, आपको पता चल रहा है उसका बीपी 170 180 है। वहाँ पेशेंट जिद्दी है, वो मानने को नहीं तैयार है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्यों नहीं मानने को तैयार है? क्योंकि उसको तकलीफ नहीं हो रही है। ये मैंने अंबिकापुर में बहुत देखा है, हल्की सी हाथ में चोट लग जाए, हल्का सा पेट दर्द दे, हल्का सा सिर दुखे, वो तुरंत भाग के डॉक्टर्स के पास आता है कि सर तकलीफ हो रही है। पर जहाँ उसको तकलीफ नहीं हो रही है, उसको पता है कि मेरा शुगर 300 है, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको तकलीफ नहीं हो रही। दिस वाई दिस डिसीजेज आर कॉल्ड एज साइलेंट किलर्स। तो वहाँ पेशेंट को बिल्कुल, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, एक रीडिंग नहीं, मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं, डॉक्टर्स के पास सारे पैरामीटर्स रहते हैं, पर अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि दवाई लेना चाहिए तो आंख बंद करके आपको उसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए। सबसे बड़ा मिथ कि दवाई खाने से सर किडनी खराब हो जाएगी, दवाई खाने से सर साइड इफेक्ट हो जाएगा, दवाई खाऊंगी तो सर मेरे को तकलीफ हो जाएगी, उस मिथ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी दवाइयाँ मॉडर्न मेडिसिन में है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर 1% साइड इफेक्ट्स के साथ आती है। आप जब पिज़्ज़ा खाते हो आप साइड इफेक्ट का नहीं सोचते, जब आप जंक फूड खाते हो आप साइड इफेक्ट का नहीं सोचते, जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते आप साइड इफेक्ट का नहीं सोचते। पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने तो आप सबसे पहला सवाल पूछते हो, डॉक्टर साहब इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? उस मिथ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लोगों का ये सोचना है कि दवाई खाने से किडनी खराब हो जाती है, वो लोग ये नहीं समझ पाते कि दवाई नहीं खाने से किडनी खराब हो रही है। अगर आज हमारे पास 10 किडनी के पेशेंट आ रहे हैं तो 10 किडनी के पेशेंट में से 8 के पेशेंट्स किडनी की हुए ही इसलिए क्योंकि वो समय पे शुगर की दवाई नहीं खाए, समय पे बीपी की दवाई नहीं खाए, शुगर बढ़ा रहा, बीपी बढ़ा रहा, उसकी वजह से किडनी में तकलीफ हो गई। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू जितने भी लोग यहाँ आसपास के हैं, आप सबका एक ही सजेशन है, जिस भी डॉक्टर से मिलते हैं उसके ऊपर बिलीफ रखिए। डॉक्टर्स जो मेडिसिन दे रहे हैं वो कभी अननेसेसरी मेडिसिन आपको नहीं देंगे। आपको मेडिसिन उनके बोलने पे ज़रूर लेना चाहिए। आपको अगर भरोसा नहीं है आप एक सेकंड थॉट ले सकते हैं, सेकंड कंसल्टेशन कीजिए। आपको कोई नहीं रोका है, कोई डॉक्टर आपको सेकंड कंसल्टेशन करने के लिए मना नहीं करेगा, पर आप मेडिसिन को ज़रूर लीजिए। और डोलो 650 एक ऐसी टेबलेट है, इसके बारे में बहुत बातचीत होती है, मीम्स में आने लगा है कि लोग मतलब चॉकलेट के जैसे खा लेते हैं, या फिर हर एक बीमारी के लिए डोलो 650 खा लो और कई बार ठीक भी हो जाता है। तो क्या वहाँ बिलीफ सिस्टम ज़्यादा काम करता है? बिलीफ सिस्टम, प्लेसिबो इफेक्ट है, प्लेसिबो इफेक्ट है। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन हमारे घर में भी आप बच्चों को आज के डेट में प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। डोलो 650 क्या है? पैरासीटामोल है। ब्रांड डोलो फेमस हो गया, नेचुरल एनसेड है जो दर्द को कम करेगा, बुखार को कम करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि पैरासीटामोल एक गोली खाने से किसी को नुकसान है। किसी को जब तक आपका ड्रग का ओवरडोज नहीं हो रहा है कोई नुकसान नहीं है। तो हाँ, अगर आपको हल्का सा दर्द है, हल्का सा फीवर है, आपका बॉडी वेट के हिसाब से आप पैरासीटामोल 500 या 650 ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3-3 दिन तक पैरासीटामोल ही खा रहे हो, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। तो प्लेसिबो इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, खासकर जो ओल्ड एज के लोग रहते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे रहते हैं जो जिनका सिर्फ और सिर्फ बीमार होने का कारण उनका लोनलीनेस है, अकेले हैं, घर पे लोग बात करने वाले नहीं है, सब बिजी हैं अपने लाइफ में, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आप उनको प्लेसिबो इफेक्ट से बिना दवाई दिए भी ठीक कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे पैतरे हम भी अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हमको पता है कि सिर्फ काउंसलिंग और प्लेसिबो की ज़रूरत है, तो उनको समझाने से पेशेंट समझ जाता है और वो हल्की सी दवाई खाने से भी उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेडिसिन्स का रोल हमेशा डॉक्टर्स को ही तय करना चाहिए। इंडिया में पॉलिटिक्स और हेल्थ को लेके बहुत सारे मिथ हैं और लोगों को पता कुछ नहीं, और सबसे ज़्यादा बात आप देखोगे नुक्कड़ में, गली में, मोहल्ले में लोग पॉलिटिक्स और दवाई की करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों को और क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा हार्श है, लोगों को शायद बुरा लगे। आपके रिलेटिव्स से ये तय नहीं कर सकती कि आपको क्या इलाज करना है। आप अपने रिलेटिव्स का सम्मान जरूर कीजिए, सुनिए सबकी बात, पर
मेरा पड़ोसी बोला सर ये दवाई खाने से नुकसान हो जाएगा। सर मेरे पड़ोसी को तो शुगर की एक दवाई चल रही है, आप मेरे को 3 दवाई क्यों दे रहे हो? सर मेरे पड़ोसी का तो बीपी 150 है, वो बोल रहा था नहीं ये दवाई खाना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ों में आप बिल्कुल ना पड़े। सम्मान सबका है, सबसे सलाह लेना चाहिए, पर मेडिसिन के बारे में आपको अपने निजी डॉक्टर से ही सलाह ज़रूर करना चाहिए। सर कुछ ऐसे फ़नी या यादगार मोमेंट्स भी होते होंगे अपने पेशेंट्स के साथ, कोई एक ऐसा किस्सा अगर आपके मन में हो जो आप मतलब कभी नहीं भूले हो? नहीं, ऐसे देखिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे लोगों को लगता है ना, और ख़ासकर आपका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि डॉक्टर्स बहुत सीरियस लोग हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। देखिए डॉक्टर्स के पास आप जब भी जाते हो, अगर डॉक्टर आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है क्योंकि वो आपकी बेहतरी चाहता है। डॉक्टर्स को कोई शौक नहीं है आपके ऊपर गुस्सा करने का आपकी लाइफ के साथ, पर आप रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं। हमारे पास फ़ोन आता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ईजिली एक्सेसिबल हूँ, मेरे पास फ़ोन नंबर सबके पास रहता है। तो वो फ़ोन करके ऐसे पूछते हैं डॉक्टर साहब आप हैं? भाई हैं तभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब आपको कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, आप कल रहेंगे ना हॉस्पिटल में, आप मिलेंगे ना? तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे आते हैं कि अच्छा वो पेशेंट, ऐसे मैसेज आते हैं कि वो दिखाया आपको 2 साल पहले, आपको फ़ोन करेगा डॉक्टर साहब मैं सौभाग्य बोल रहा हूँ, आप मेरे को देखे थे और मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है, बताइए क्या करूँ? तो हम उनको समझाना पड़ता है कि कौन सौभाग्य, कब दिखाया था, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या तकलीफ हो रही है, इतने पेशेंट्स देख रहे हैं, कैसे याद रह सकता है कि कौन है? तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि आप नहीं आ सकते, बुजुर्ग हैं, कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप में प्रिस्क्रिप्शन सेंड कीजिए। एटलीस्ट मैं गाइड कर दूंगा। टेलीमेडिसिन इज़ नॉट लीगल इन इंडिया आफ्टर कोविड, पर वी कैन एटलीस्ट गाइड यू। हम आपको बता सकते हैं कि आप जहाँ भी हैं आसपास में जो भी डॉक्टर है उससे मिलें। तो ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि शुगर है 400-500 और उनको जब दवाई दो, डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हो, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, आप ज़बरदस्ती दवाई खिला रहे हो। तो उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है। स्टार्टिंग में बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस का 5th या 6th डे था। तो एक पेशेंट आया, उसकी शुगर रीडिंग्स थी 350 380 ऐसा, अर्ली डायबिटिक था। तो वो बहुत दिन से शायद किसी को दिखा रहा था, पर वो दवाई प्रॉपर नहीं ले रहा था, तो उसका शुगर कंट्रोल नहीं था। मेरे पास आने के 5-6 दिन बाद उसको मैंने समझाया, उसने मेडिसिन प्रॉपर ली और उसके शुगर 6th डे कंट्रोल हो गया। वो मेरे डैड का दोस्त था। वो मेरे डैड को जाके बोलता है कि डॉक्टर तो आपका बेटा बहुत अच्छा है, पर मेरे को ना रिपोर्ट गलत लग रहा है। मेरा ना शुगर कभी कंट्रोल नहीं था, ये कहीं गलत रिपोर्ट तो नहीं, डॉक्टर साहब खुद रिपोर्ट तो नहीं बना दी है। मतलब उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि शुगर नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सर 500 शुगर था कैसे हो गया 200, 5 दिन में कैसे 200 शुगर हो गया। पर अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। तो मेरे डैड का मेरे को फ़ोन आया, यार वो पेशेंट बोल रहा था कि तुमने रिपोर्ट तो गड़बड़ नहीं कर दिया। मतलब पापा ऐसे लोगों का तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर कोई मेडिसिन गलत नहीं देता है। आप डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाएंगे, आप उसको बताएंगे। ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खाया, मेरे को इससे चक्कर लग रहा था इसलिए मैं दवाई खाना छोड़ दिया, और वो और अपनी बीमारी को बढ़ा लेता है। तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको किसी दवाई से चक्कर आया, हो सकता है किसी दवाई किसी को सूट नहीं कर सकती, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए, उससे बताइए कि सर मेरे को ये दवाई खाने से दिक्कत हो रही है, फिर ही तो डॉक्टर आपकी मेडिसिन चेंज कर सकता है। आप मेडिसिन ही खाना छोड़ देंगे तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो दिस इंसिडेंट्स कॉमनली हैपन। बहुत स्ट्रेस रहता है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स की भी नंबर ऑफ पेशेंट्स रहते हैं, मैनेजमेंट देखना रहता है, फैमिली भी टेक केयर करना रहता है। तो हर चीज़ों को मिला के दिस इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच हैपन्स। कभी डॉक्टर्स को हार्श रियलिटी भी शेयर करना रहता है। लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया, अभी घर पे हार्ट अटैक आया, वो कार में बैठा, वो चल के हॉस्पिटल पहुंचा। तो पेशेंट की मेंटेलिटी है कि पेशेंट चल के आया था तो उसको कुछ हो नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है ना। पेशेंट को ऑनगोइंग हार्ट अटैक था, वो हॉस्पिटल आने के बाद ट्रीटमेंट के दौरान भी कोलैप्स कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि सर मरीज़ को ना, जैसे हम पेशेंट्स को आईसीयू में जब लेते हैं तो बताते हैं कि किडनी में दिक्कत है, फेफड़े में पानी भरा हुआ है, वो बिलीव ही नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब कल तक तो कुछ नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है? था, पर आपने कभी टेस्ट नहीं किया, कभी सिम्टम्स नहीं आए। सिम्टम्स आए तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, या आपके घर वाले ने सिम्टम्स बताया ही नहीं आपको, तो आप समझ ही नहीं पाए। तो इट्स वेरी इजी टू ब्लेम कि डॉक्टर साहब नहीं, हॉस्पिटल में आके ये हो गया, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। किसी की भी डेथ 1 मिनट में नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सर कुछ नहीं था और हो गया। था बहुत कुछ,
आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या आपको लक्षण लगा भी तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। बहुत सारे यंग लोग रहते हैं जिनको चेस्ट पेन होता है माइल्ड, और वो इग्नोर कर देते हैं कि अरे गैस के कारण होगा। इवन डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी होता है, आम पेशेंट तो छोड़ दो, जो एजुकेटेड है उनमें भी ऐसा होता है, पर फिर 2 दिन बाद वही उनके मौत का कारण बन जाता है, तो वो समझ में नहीं आता। तो दिस इंसिडेंट्स हैपेंस, पर इसका बेनिफिट यही है कि द मोर यू गेट एजुकेटेड, द मोर यू गेट डीपर इनटू दिस, यू विल नो कि व्हाट हैपेंस इन द मेडिकल साइंस, बिकॉज इन साइंस 1+1 कैन नेवर बी 2। आपको इस दवाई से आराम मिल रहा है इसलिए आपके पापा को भी उसी दवाई से आराम मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉडी मैकेनिज्म अलग है, बॉडी सिम्टम्स अलग हैं, तो इट कैन बी डिफरेंट एंड वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट ऑल्सो। सर शुगर का क्या रोल है यहाँ पे? शुगर की हम कई बार बात करते हैं, शुगर बढ़ना, शुगर कम होना, उसके बाद फिर शुगर पेशेंट्स को स्पेशली एडवाइस हो शुगर छोड़ दें। नॉर्मल जिनको शुगर नहीं है उनको भी आजकल जो जितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें बोला जाता है। आप एक पंजाबी बैकग्राउंड से भी आते हैं, अपने यहाँ तो मतलब प्रॉपर ऑयली फूड भी अच्छा चलता है, फिर लस्सी हो या कुछ भी हो तो शुगर का भी कंजप्शन अच्छा है। तो इंडियन लाइफस्टाइल में तो ये चीज़ें पहले से इंक्लूडेड थी कहीं ना कहीं। तो अब जब बोला जाता है कि एकदम ऑयल अवॉइड कर दो, एकदम शुगर अवॉइड कर दो, तो आपका क्या टेक है इस पे? नो, इट्स अ बिग मिथ कि ऑयल अवॉइड कर दीजिए। इट्स अ बिग मिथ। लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है ना ऑयल से? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पुराने ज़माने के लोग ना हार्ड वर्किंग थे, फार्मर्स थे, मेहनत करते थे, जो भी खाते थे पच जाता था, इसलिए बीमारी जल्दी होती नहीं थी। और अगर बीमारी थी भी तो कभी डायग्नोज ही नहीं हुआ, क्योंकि उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। मेरे को 50 साल की उम्र में हार्ट में बीमारी हुई। मैं 60 साल तक उस बीमारी के साथ जीता रहा, मुझे पता ही नहीं चला उस समय। पर आज मेरे को 50 साल में पता चल गया कि मेरे को हार्ट की बीमारी है, तो मैं उस टेंशन से ही कोलैप्स हो जाता हूँ कि मेरे को क्या हो गया। तो पहला चीज़ ये। दूसरा, यस, वाइट शुगर शुड बी अवॉइडेड एज मच एज इट कैन बी। सफ़ेद शुगर, चीनी से बिल्कुल बचना चाहिए। चीनी जहर है, तो चीनी की जगह आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आप अल्टरनेटिव्स जैसे कि स्टीविया है, शुगर फ्री है, उसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। पर ऑयल का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि ऑयल खाना ही नहीं चाहिए इज़ द वर्स्ट मिसकंसेप्शन। सेकंड, चावल खाने से शुगर होता है, मिसकंसेप्शन। रोटी से ज़्यादा शुगर होता है। लोगों को मैं गांव में देखा हूँ, सर चावल से शुगर होगा और वो 10-10 रोटी खाते रहते हैं। वीट सबसे बड़ा कल्प्रिट है। गेहूं सबसे ज्यादा नुकसान करता है शरीर में, चावल से ज्यादा नुकसान गेहूं करता है। मेरा पर्सनल आज तक का ये माना हुआ है कि मैं राइस छोड़ दिया हूं, लेकिन मैं चपाती को मतलब नहीं छोड़ सकता। चपाती को सबसे लाइट लेता हूं कि सबसे बेसिक फूड है। नहीं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। प्योर वीट नुकसान करता है, मल्टीग्रेन वीट का इंक्लूमेंट होना चाहिए। 70% गेहूं रहे, 30% आप काला चना या बाजरा या जवार कुछ भी मिक्स करा सकते हो। प्योर वीट इज डेंजर, शुगर के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी। और राइस के साथ क्या है, ब्राउन राइस बिल्कुल ले सकते हैं, वाइट राइस भी आप ले सकते हैं। वाइट राइस आप जब भी खाते हैं, ठीक, बॉडी के लिए कार्ब्स की ज़रूरत है। शरीर काम करता है शुगर से। शुगर बॉडी में बनेगा कैसे? जब कार्ब्स कन्वर्ट होगा शुगर में, एनर्जी कहाँ से आएगी बॉडी में? एनर्जी के लिए कार्ब्स और शुगर चाहिए। आपका माइंड जब भी काम करेगा जब शुगर हो, कार्ब्स इंटेक नहीं होगा तो माइंड काम नहीं करेगा। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, 6-6, 12-12 घंटा खाना नहीं, ये सब का कंसेप्शन बहुत गलत है। पर लोग मीडिया, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को यूज़ करके कि 12-12 घंटे खाना ही नहीं खाते हैं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए, हर 3-4 घंटे में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, टाइम से खाओ, धीरे धीरे खाओ। कंसेप्ट चेंज करो। ऑयल, सब घर में मस्टर्ड ऑयल से ही सब्जियां बननी चाहिए। एक ऑयल इंडिया में कोई ऐसा ऑयल नहीं है जो सबसे ज़्यादा गुणवान हो। आपको ऑयल को चेंज करना पड़ेगा। सब्जी जैसे मेरा कंसेप्ट है, सब्जी सब मस्टर्ड ऑयल से बनाइए। और घर पे जो भी तला मला बनता है, कभी राइस ब्रान, कभी फॉर्च्यून, कभी सोयाबीन, बदल बदल के, क्योंकि मूफा, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा ऑयल नहीं है जिसमें एग्जैक्ट रेशियो हो। इसलिए साइंस भी ये बोलता है कि यू शुड ऑलवेज चेंज द ऑयल व्हाट यू ईट। तो सब्जी सब मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। सबके घर पे सरसों तेल आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है। उसके अलावा आप घर में कुछ भी खाते हैं तो 1-1.5 महीना राइस ब्रान, 1-1.5 महीना फॉर्च्यून, ऐसा बदल बदल के खाएं। घी का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि घी कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया में, जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं, सब घी का प्रयोग करते हैं। पर डिपेंड्स व्हाट क्वांटिटी यू आर टेकिंग। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है। हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान का वाटर लेवल अलग है। आपको ये पता होना चाहिए नॉलेज के थ्रू कि कितना मेरे लिए ज़रूरी है। समय से खाएं। देखो इंडियन डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पोहा,
पराठे, ये सब ब्रेड, वाइट ब्रेड बहुत नुकसान करता है। वेस्टर्न कल्चर में आप देखो, इंडिया में देखो ब्रेड जैम बहुत बड़ा कल्चर है, और ब्रेड जैम कितना जंक है वो। ब्रेड जैम में शुगर हाई है, ब्रेड में हाई कार्ब्स है, तो इट्स वेरी इजी टू से, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं अपने डाइट में। बीइंग अ पंजाबी मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अगर मैं पराठे नहीं खाऊं तो मेरी मम्मी को लगता है बेटा कुछ खाया ही नहीं है। तो आज भी वो टेंडेंसी, आप कितने भी बड़े हो जाओ माँ बाप के लिए बराबर हो, तो पर वो आपको समझाना पड़ेगा कि क्या आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आप अब हमारे इंडियन सेटअप में फूड, शादी में जाओ तो खाना है, कहीं भी जाओ खाना ही खाना है आपको, और कुछ आपके लाइफ में है ही नहीं। तो वो तो इंडियन सेटअप में है ही। आप किसी के घर जाओगे, आप खाना नहीं खाओगे, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, वो आपको प्रेशर करेगा कि नहीं खाना खाओ ही खाओ। तो आपकी नई भी इच्छा होगी, पर आप रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए खा लेते हैं। तो पर आप वो खा लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसको एक्सपेल कैसे करना है बॉडी। तो व्हाट इज़ ओबेसिटी? इट्स अ प्योर मैथ। आप कितना कैलोरी ले रहे हो और कितना कैलोरी निकाल रहे हो। पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, आप मोटे हो जाओगे, इक्वल बैलेंस रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। जब भी हम वाइट राइस खाते हैं, वाइट राइस का कोई नुकसान नहीं है। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से राइस लीजिए। मेरा एक ही सजेशन है, राइस लेने के हाफ एन आवर पहले सैलड खाइए। अगर फाइबर इनटेक अच्छा रहेगा तो जो कार्ब्स हमारे अंदर जा रहा है वो कार्ब्स बहुत स्लो डाइजेस्ट होगा। स्लो डाइजेस्ट होगा तो वो कार्ब्स आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैं वाइट राइस आफ्टरनून में लेता हूं, पर राइस लेने के पहले अपने क्लिनिक में ही सैलड और फ्रूट मंगा के खा लेता हूं। तो दैट इज़ वेरी ईजी। उससे आप कम से कम अपने चीज़ों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। सर एक टॉपिक इसमें अपना छूटा है, जो जिम का कॉन्सेप्ट अभी बहुत बड़ा हुआ है। तो जिम कितना नेसेसरी है, एंड जिम करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं क्या साइंस के हिसाब से? ये एक इंडिया में ना, आपको बताता हूँ, और बहुत बड़ा मिथ कंसेप्ट है। शायद जो जिमर्स हैं वो मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। हम लोग वेट लॉस करने जाते हैं ना, तो हमको जिम में बोला जाता है कि भागो, कार्डियो करो, तभी वेट लॉस होगा। पहले 20 मिनट भागो, उसके बाद देखेंगे। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। वेट लॉस जब ही होगा जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे। सिर्फ भागने से आपका स्टेमिना बढ़ सकता है, सिर्फ भागने से आपका वजन कभी कम नहीं हो सकता है। तो कार्डियो मस्ट है, पर कॉन्सेप्ट क्या है? जब जिम जाना इज़ अ गुड थिंग, जिम जाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। जो प्रोफेशनल है जिम में, उनके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, पर जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए जिम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सजेशन इज़ आप जिम जाइए, प्री वर्कआउट कीजिए, पहले शुरू के 40 मिनट्स आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, फिर 20 मिनट्स कार्डियो कीजिए। पर यहाँ उल्टा होता है, पहले 20 मिनट कार्डियो करो फिर वेट ट्रेनिंग करो। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। तो पहले वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, उसके बाद, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो बूस्ट होता है। मेटाबॉलिक रेट क्या है? आप देखे होंगे बहुत सारे पतले लोग हैं 10-10 चपाती खाते हैं पर मोटे नहीं होते। और आप देखना इंडिया में जितनी फीमेल्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, सब बहुत काम करती हैं घर में, और सब मोटी हैं। जबकि हमारी मम्मियाँ हमसे डबल काम करती हैं आज भी, पर आप देखोगे वेट सबका ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है डाइट में, वेट ट्रेनिंग नहीं है। वॉकिंग तो हो रही है घर पे, पर प्रोटीन नहीं है। वो घर पे रोटी फुल्का दाल यही खा रहे हैं, प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं वेजिटेरियन के भी प्रोटीन के। काला चना, प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं, बिल्कुल, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर टेकिंग। तो मतलब जो अपन ने अभी बताया आपने कि केजी के हिसाब से हम ग्राम्स, मान लीजिए मेरा 80 किलोज वेट है तो 80 ग्राम्स में को नेसेसरी है प्रोटीन आपको डेली लेना है, जिसमें आप 24 ग्राम्स प्रोटीन शेक के थ्रू ले सकते हैं। सिंगल स्कूप इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप डबल स्कूप भी ले सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन वेट ट्रेनिंग। पर अगर मैं बोलता हूँ आप नहीं भी वेट ट्रेनिंग करते हो, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिर भी आप 1 चम्मच प्रोटीन शेक जरूर ले सकते हैं। और वेजिटेरियन है तब तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 1 स्कूप प्रोटीन आपको 15 to 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है। तो बिल्कुल लेना चाहिए। वो भी मिथ है कि नहीं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें बिल्कुल ली जा सकती। आप जो अब इस फील्ड में हैं और अब जितना काम कर चुके हैं, कंक्लूडिंग क्वेश्चन है इसका, कोई किसी और को आप थैंक यू देना चाहेंगे जो भी आप अभी वर्क कर रहे हैं? आप खुद को ही थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं इस फील्ड में आया है, मेरा खुद नहीं, आप खुद को कैसे थैंक यू बोल सकते हो? बहुत सारे लोगों का रोल है। पहला रोल से मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया। मैं स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, पर मैं कॉलेज लाइफ में हमेशा टॉप में रहा। तो ये बिलीव था मेरे पेरेंट्स का। मुझे तो भरोसा नहीं था कि मैं 12 साल पढ़ाई कर सकता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स को और ख़ासकर मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा बिलीव था मेरे ऊपर। और ऐसे बहुत सारे समय आते हैं ना जब व्हेन यू गो थ्रू हार्ड फेजेस ऑफ लाइफ। तो जब मैं पढ़ाई चालू किया था
तो मैं भी बहुत रोता था कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे घर वापस आना है, मैं नहीं पढ़ाई करना चाहता, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है। रेसिडेंसी इन मेडिसिन इज़ नॉट ईजी। अब ना 24 घंटे काम करना पड़ता है, सीनियर्स की डांट सुननी पड़ती है, सब चीज़ें फेस करना पड़ता है। तो ऑलवेज थैंकफुल टू माई फैमिली, माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर, एवरीवन हु सपोर्ट्स अस। पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, तब जाके आप इस जगह पे पहुंच सकते हो। आप किसी भी करियर ग्रोथ में रहो, आपकी फैमिली के बिना आप कभी इस सपोर्ट में नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे मेरे ऐसे टीचर्स हैं, स्पेसिफिकली किसी एक का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, पर टीचर्स हमेशा आपके लिए रोल मॉडल हैं। आज भी मैं अपने सारे के सारे टीचर्स से कांटेक्ट में हूँ, क्लास 6 से। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं अंबिकापुर के, अब जो मेरे पेशेंट्स हैं खुद, ठीक है, तो वो भी आते हैं। वो भी शुरू में हैरान होते थे कि तू कैसे पहुंच गया यहाँ। तो वो सब चीज़ें होती हैं लाइफ में। मैं अपने सारे टीचर्स के बिल्कुल फैमिली टच में हूँ। मैं अपने सारे टीचर्स से हमेशा रेगुलरली बात करता हूँ, हमेशा उनसे टच पे रहता हूँ, बिकॉज आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप उनसे सीखते ही रहोगे। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, समाज का बहुत बड़ा रोल है, आपकी नींव रखने में बहुत बड़ा रोल है। मेरा एक एम है, उस एम को पूरा करने के लिए अकेले आप कभी नहीं रह सकते। आपकी फैमिली, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट है, तो उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो सबका प्यार, सबके सपोर्ट से ही हम इस स्टेज तक पहुँचे, और उम्मीद करते हैं कि अंबिकापुर को आने वाले 5 साल में इतना एजुकेट कम से कम कर दें कि लोग अपनी बीमारियों का प्रिवेंशन चालू कर दें। लोग इतने जागरूक हो जाए कि नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें अपनी बीमारी से बचने के लिए समय पे इलाज कराना। अगर सिर्फ इतनी छोटी सी बात लोग समझ जाएं, आप देखो गाँव में आज भी लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, घासों में चले जाते हैं। बहुत सारे स्नेक बाइट के केस रेनी सीजन में, इवन बीइंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारे मेरे पास स्नेक बाइट के केस आते हैं। वो स्नेक बाइट के केसेस में बहुत सारे रीज़न ये रहते हैं कि नंगे पाँव खेत में चले गए थे। आप सोचो 100 रुपये की चप्पल 1 लाख की बीमारी से बचा सकती है, अगर आप समय पे हो और जागरूक हो। तो इसका तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और मेरा एक ही मकसद है लाइफ में। डॉक्टरी अपने जगह है, ट्रीटमेंट अपने जगह है, पर मैं जितना लोगों को एजुकेट कर सकूं, दैट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। और इसी रीज़न से मैं इस मकसद से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मतलब जो अभी हमने पूरा पॉडकास्ट किया, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को ही मिला होगा। सर, आपको कैसा लगा पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा फील था, मेरे लिए भी न्यू था, और मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि आप एक मुहिम चला रहे हैं जिसके थ्रू हम एटलीस्ट नॉलेज स्प्रेड कर सकें। आप अलग अलग सेक्टर में पॉडकास्ट का काम कर रहे हैं, सभी तरफ की स्पेशलिटी को बुला रहे हैं। तो मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। पॉडफ्लिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, सौभाग्य बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप सबके सपोर्ट से हम सब एक आयाम काबिल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।